हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास की जो फिजिक्स में चल रहा है चैप्टर नंबर 2 उसमें गाउस का नियम पढ़ेंगे। ठीक है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और इस नियम की मदद से हम बहुत सारे जो विद्युत क्षेत्र होते हैं हमारे जो पृष्ठों के ऊपर या आयतन के ऊपर या लंबाई में जब आवेशों को हम वितरित करते हैं तो उस इस गाउस की नियम से हम विभिन्न आकृतियों के ऊपर जो आवेश वितरित होता है बहुत आसानी से उनकी वजह से विद्युत क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो जो गाउस का जो नियम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये। और ये जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, आपको ये फील भी होगा कि हाँ, ये वाकई में इतना महत्वपूर्ण जो नियम गाउस ने दिया है वो कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले तो हमें गाउस का नियम समझना है कि आखिर हमें गाउस के नियम की जरूरत पड़ी तो पड़ी कैसे। ठीक है, अच्छा, तो देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने फ्लक्स पढ़ा है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स। और जो विद्युत फ्लक्स होता है वो 5 हमने पढ़ा है क्या, कि इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, और जब हम इसका अगर हम और इसको अगर अपन खोलें तो ये बन जाता है हमारे पास में क्या, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन लगा लो ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो जो हमारा फाई निकल कर आता है जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है अपने पास में क्या, ई एस कॉस थीटा। ई और कॉस थीटा कॉन्स्टेंट राशि बन जाएंगे तो इसलिए हमने बाहर ले लिया, तो ये अपने पास में फाई बनकर आ गया, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। फिलहाल के लिए तो आपको तो इतना ही ध्यान रखना है। तो ई एस कॉस थीटा में आप देख रहे हो कि सरफेस का गुणा हो रहा है, यानी जिसका अगर क्षेत्रफल अगर आपको पता है तो आप विद्युत क्षेत्र दिया है तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो मान लो ये आपके पास में कोई वर्ग है और इस वर्ग से ये विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, मान लो ई, अगर ई आपको दिया गया है और इसका सरफेस हमने मान लिया एस, तो हमें पता है कि अगर इसकी भुजा अगर ए है तो इसका एस बराबर क्या निकलेगा, ए स्क्वायर। तो जो आपका फाई आएगा वह क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी है तो ये आपके पास में आ जाएगा ई एस, ये होता है ए स्क्वायर और ये आ जाएगा कॉस 30। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, फाइव को निकाल सकते हो। कब, जब आपको वर्ग दिया है। अगर आपको आयत दिया है, ठीक है, तब भी आप उससे फ्लक्स को ज्ञात कर सकते हो बहुत ही आराम से, क्योंकि आपको पता है कि आयत का सरफेस जो होता है एरिया वो कितना होता है, क्षेत्रफल। अगर आपको वर्ग दिया है तो आप वर्ग से भी बता सकते हो कि इसका हमारा एस बराबर कितना निकलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई सिलेंडर दिया है तो आप उस सिलेंडर का भी आपको पृष्ठ क्षेत्रफल मिल सकता है, एस इसका भी निकाल सकते हो। आप कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको एस की वैल्यू अगर इनकी सबकी क्या है पता है तो। बट अगर कोई ऐसी आकृति आ जाए जिसका हमें क्षेत्रफल ही ज्ञात नहीं कर सकते, हमें कोई कठिनाई हो जाए हमको कि हम क्षेत्रफल को ज्ञात ना कर पाए, तब उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहां दिक्कत है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लो आपके पास में इस तरीके की कोई आकृति आ जाए। ठीक है, ना तो ये गोला है ना कोई ये वृत्त है, ये टेढ़ा मेढ़ा और टेढ़ा मेढ़ा बना लो, उसको ऐसे ऐसे करके बना लो। ठीक है, तो अगर इससे अगर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इससे ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, ये हमारा ई पास हो रहा है इससे और इसका सरफेस क्षेत्रफल हमने मान रखा है एस। तो हमारा फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, ये होता है। तो ई कॉस थीटा तो अपन को चलो मालूम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो एस है ये कैसे मालूम करेंगे, कि यह मान लो कि हमने यहाँ पे अल्पांश भी ले रखा है ds, तो हमको ये ds मिल गया। तो अगर हम इसको पूरे भागों में ds 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 में विभाजित करें तब हमको, और सभी उन ds को क्या करें, जोड़ें, तब जाके आपको क्या पता चलेगा, फ्लक्स पता चलेगा। तो आप इसका सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये टेढ़ी मेढ़ी आकृति कभी देखी भी नहीं। तो आप सिर्फ क्षेत्रफल क्या है कुछ ही आकृतियों का निकाल सकते हो जो आपने 10th या 11th में मैथमेटिक्स के अंदर में पढ़ी होंगी, जो ज्यामिति हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर में। आप उनका क्षेत्रफल क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि उनके फॉर्मूले पहले से पता है। बट इसका क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन, दिक्कत है कि नहीं है। फ्लक्स नहीं निकलेगा, फ्लक्स कब तक नहीं निकलेगा, जब तक आपके पास में तीनों राशियां नहीं होंगी। अगर हमको अगर क्षेत्रफल नहीं पता है तो कैसे बताएंगे कि इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा, छोटा सा क्षेत्रफल है, बड़ा क्षेत्रफल है, उससे भी बड़ा है, कितना है, तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसी दिक्कत को दूर किया है किसने, गाउस ने, कि आपको कोई सा भी प्रश्न दे दिए,
कोई सा भी कैसा भी प्रश्न दे दे, आप उससे 2 लाइन में फ्लक्स ज्ञात करके बता दोगे कि हाँ इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा। ठीक है, तो ये गाउस का नियम है। तो जरा हम ये देखते हैं कि कैसे गाउस ने बताया क्या है। गाउस ने बताया कि कोई सा भी पृष्ठ हो, ठीक है, बट वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान दिया है किसने, गाउस ने। और उसने बताया है क्या कि अगर कोई भी पृष्ठ है और उसके अंदर जितना भी आवेश है, क्योंकि आवेश होगा उसके अंदर तभी तो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, आवेश नहीं होता होगा तो विद्युत क्षेत्र बनेगा कैसे। तो मान लो जितना भी आवेश है उसके अंदर, ठीक है, जितना भी आवेश है उसके अंदर, तो उस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वह कितना होगा कि उस पृष्ठ के अंदर, उस पृष्ठ के अंदर या उसके पूरे आयतन में जितना भी आवेश है, मान लो हम सभी आवेशों को क्या कर दें, जोड़ दें, समेशन क्यू, ठीक है, और मान लो Q4 भी है, Q5 भी है, ये सारे आवेश इस पृष्ठ के अंदर हैं। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह इस पूरे पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश सभी को क्या कर दो, जोड़ दो, तथा इस पूरे आवेश का 1/ε0 का गुना होता है। मतलब फ्लक्स जो होगा इस पृष्ठ से गुजरने वाला वह क्या होगा, पूरे पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश या पूरे आयतन में जो भी आयतन दिया हुआ है उस घिरे हुए आयतन में जितना भी आवेश है, अगर हम उसमें गुणा कर दें किससे, 1/ε0 से, तो आपको फ्लक्स पता चल जाएगा। सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ फाई बराबर लगाना है क्या, कुल आवेश, और बटे में क्या कर देना है, ε0, बस इतना कर लो, कहानी खत्म। ये दिया है किसने, गाउस ने। गाउस ने सिंपल करा दिया बस कि जितना भी कैसा भी पृष्ठ आपको दिया गया हो उस पूरे पृष्ठ में, उस पूरे पृष्ठ के जितना भी आपको पृष्ठ दिया गया या उसके आयतन में जितना भी आवेश है उस आवेश का 1/ε0 अगर गुना कर दें तो आपको फ्लक्स पता चल जाएगा। सिंपल, ये गाउस का क्या है, नियम है। ठीक है, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आकृति का विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं कि उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह कितना होगा। ठीक है, तो देखो जो इस गाउस के नियम से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर करवा दिए हैं। ठीक है, आप सबसे पहले इस लेक्चर को देखने से पहले उन नोट्स को पहले तो अपने नोटबुक में पेन डाउन कर लो, मतलब लिख लो। ठीक है, और जब आप उनको नोट्स को लिख लो और फिर इस लेक्चर को देखो। ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे पूरी थ्योरी को मैं पूरे बोर्ड पे समझाऊं, बहुत टाइम लगेगा उन सब चीजों में। तो आपको जो नोट्स दिए गए हैं पहले आप उन नोट्स को क्या कर लो, जो पीडीएफ आपको मिली है नोट्स की, उस पीडीएफ में से नोट्स को पहले तो पेन्स डाउन कर लो, लिख लो उन सभी को। जब लिख लो और फिर इस लेक्चर को देखो आराम से इम्तिहान से बैठ के। ठीक है, नोट्स आपके सामने रहेंगे, लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो गाउस ने क्या नियम दिया है, सबसे पहला पॉइंट आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ होगा, अगर आपको नोट्स लिख लिए हैं तो गाउस ने क्या किया है कि गाउस ने किसी बंद आयतन में उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, क्या दिया है कि उपस्थित कुल आवेश, यानी जितना भी उसके अंदर कोई भी आवेश उपस्थित है किसी भी बंद पृष्ठ में, ठीक है, और उस आवेश की वजह से जितना भी फ्लक्स गुजरता है उन दोनों फ्लक्स और इस आवेश के बीच में क्या दिया है, संबंध बताया है। किसने, गाउस ने। ठीक है, अगर कोई पृष्ठ है आपके पास में, उस पृष्ठ में बहुत सारा आवेश उपस्थित है, तो उस आवेश तथा फ्लक्स फाई यानी क्यू, टोटल क्यू, समेशन क्यू लगा रहे हैं, कुल आवेश तथा फाई के बीच में क्या दिया है, संबंध स्थापित किया है। और जो संबंध स्थापित गाउस ने किया है उसी को हम क्या कहते हैं, गाउस का नियम कहते हैं। ठीक है, और ये नियम क्या कहता है, उस नियम को अपन क्या लिखेंगे कि
गाउस के नियम के अनुसार, क्या, गाउस के नियम के अनुसार निर्वात में उपस्थित किसी पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, ठीक है, जरा एक मिनट रुको आप। तो देखो अपन क्या कर रहे हैं कि गाउस ने क्या नियम दिया है कि किसी भी बंद पृष्ठ में, ठीक, ये कोई आपके पास में पृष्ठ है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, यानी फाई, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे पूरे आयतन में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है, क्या, फाई। अतः फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, समेशन क्यू और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, किसके अकॉर्डिंग, गाउस के नियमानुसार, ठीक है। ये कोई मान लो पृष्ठ है, इसमें बहुत सारा आवेश उपस्थित है, ठीक है, इस पूरे आवेश का 1/ε0 गुना करोगे तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे समेशन क्यू बराबर है क्या, ठीक है, ये Q1 मान लो, से Q2 मान लो, से Q3 और से Q4 मान लो, समेशन क्यू बराबर क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3 और प्लस में Q4, अगर और भी आवेश हैं तो डेट डेट कर दो, ठीक है, Qn लगा दो, यहाँ पे एक और आवेश ले लो Qn पहले से, ठीक है, समेशन क्यू बराबर ये आपका ये होगा। अब जरा देखो, अगर हम जो गाउस के नियम से तो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया फ्लक्स, जो परिभाषा है विद्युत फ्लक्स की, अगर उसके अकॉर्डिंग हम इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें तो अपन क्या करते हैं, यहां पे एक अल्पांश ले लेते हैं, ठीक है, जो कि अपने पास में क्या है, ds, ठीक है, और मान लो कि ये इस पे क्या है, अभिलंब है ds वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र यहां से किस दिशा में है, इस दिशा में है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में बन रहा एंगल कितना, थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे पृष्ठ को अगर हम विद्युत फ्लक्स से ज्ञात करें तो सभी को बहुत छोटे 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 क्या करें, अल्पांश में बांटे और फिर सबको जोड़े, तब हमें फ्लक्स मिलेगा। तो यहां पे अपन क्या कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आपको जो फाई मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन किसका, एस का, और ये बनेगा क्या, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इधर अब इसमें अब आगे देखते हैं, तो वो तो परिभाषा से निकलेगा, ये गाउस के नियम से निकलेगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमने उसमें पढ़ा है कि इसमें निर्वात में अगर सब कुछ उपस्थित है, ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, निर्वात, क्या मतलब है इसका, निर्वात, और डब्ल्यू के टी हम जानते हैं क्या, कि जो के की वैल्यू होती है निर्वात में वह होती है 1/4πε0। अगर हम यहां से 1/ε0 का मान निकालें तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 4πk, क्या निकलेगा, 4πk, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इस ε0 की वैल्यू कहां पे पुट कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं क्या, कि समीकरण 1 से जो फाई होगा वह क्या होगा, समेशन क्यू, यानी जितना भी कुल आवेश है वो 1/ε0 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 4πk, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 4πk, सॉरी 4πk, और समेशन में क्या, क्यू, किसकी जगह पे पुट कर दिया हमने, 1/ε0 की जगह पे 4πk क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, ठीक है। इस हम जो फ्लक्स गुजर रहा है उस फ्लक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो ये फ्लक्स है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर एक और चीज और समझो, जब आपको पता है कि जो हमारे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है गाउस के अकॉर्डिंग वह कितना आता है, फाई बराबर आ रहा है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गाउस के नियमानुसार क्या आ रहा है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या आ रहा है क्या, 4πk
समेशन क्यू। ठीक है, किसके नियम के अकॉर्डिंग आ रहा है ये? गाउस के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं अपन, क्या कि गाउस के नियम को व्यापक रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे? आप जानते हो कि जो फाई है फ्लक्स की परिभाषा से कितना है? ई डी एस कॉस थीटा, है कि नहीं है? या अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, डॉट लगा के डी एस वेक्टर। ठीक है, एस बराबर गाउस के अकॉर्डिंग क्या है? समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये इसको एक और रूप में लिखा जा सकता है, क्या? 4 पाई के और समेशन क्यू। ठीक है, तो आप इन दोनों को लास्ट वाले को भूल जाओ, ये फॉर्मूला देखो आप एंड में, ये वाला जो लिखा हुआ है आपके लिए ये। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो क्या कि जो इंटीग्रेशन है किसका? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का, वह बराबर है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि परिभाषा के अकॉर्डिंग फ्लक्स इतना आएगा। ठीक है, गाउस के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना आएगा? इतना आएगा। तो है तो दोनों फ्लक्स ही ना, कि अगर चाहें तो हम इससे ज्ञात करें या गाउस के नियम से ज्ञात करें, ज्ञात तो फ्लक्स ही करेंगे, विद्युत फ्लक्स ही तो निकलेगा दोनों केसेस में। तो ये वाला फ्लक्स किसके बराबर होगा? गाउस के अकॉर्डिंग इसके नियम के बराबर होगा। तो व्यापक रूप में गाउस के समीकरण को इस तरीके से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पे अब अथवा लगा के भी लिख सकते हो। अथवा में क्या लिख सकते हो? सबको हटा दो यहां से, ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये फ्लक्स का मान होता है, और गाउस के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होता है? समेशन क्यू और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमारे नोट्स में एक पॉइंट ये बढ़ा लेना, जहां पे ये लिखा हुआ है वहां पे उसके बाद में एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, अथवा करके आप व्यापक रूप में। ये हमारा क्या है? गाउस का नियम है। और ये है क्या चीज? ये फ्लक्स ही तो है, फाई। ये भी फाई होता है, ये भी फाई होता है, तो गाउस ये चीज बोलता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो क्या है कि जो गाउस का नियम है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वह कितना होता है? उस पृष्ठ के आयतन में जितना भी आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। सिंपल, कि जो फाई निकलेगा गाउस के अकॉर्डिंग वो क्या होगा? टोटल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। बस ये दो चीज आपको सीखनी है बस इस नियम के अंदर में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? गाउस का नियम कहते हैं। कितना आसान बना दिया गाउस ने। ठीक है, अब आपके पास में कोई भी आकृति दी गई हो, कैसी भी आकृति दी गई हो, आप क्या कर सकते हो? गाउस का नियम लगा के उससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे मान लो आपको यहां पे दिया गया है -2 कूलम प्लस का 4 कूलम प्लस 6 कूलम और -3 कूलम। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर में ये आवेश उपस्थित हैं तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। फ्लक्स गुजर रहा होगा, हर दिशा में क्या गुजर रहा होगा? फ्लक्स गुजर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है हमें उसका क्या बताना है? मान बताना है कि कितना होगा। तो सिंपल, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है? गाउस का नियम लगाना है। गाउस के नियम से ठीक है क्या होगा? फाई बराबर होता है कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुल आवेश का मतलब क्या है? सभी को जोड़ना है। -2 -3 -5 हो गया, 6 प्लस का है 6, 4 प्लस का है तो कितना हो गया? 10। तो ये हो गया 10 कूलम। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सबको जोड़ लो। 6 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस ये आ जाएगा -3 कूलम और -2 कूलम। कितना बचा? 6 4 10, 10 में से 5 गया तो 5 कूलम बचा किसका? प्लस का। तो टोटल आवेश आपका क्या आ रहा है? प्लस के 5 कूलम आ रहा है। तो यहां पे आप लिख देंगे क्या? 5 अपॉन
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे और अपना क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। आप फॉर एग्जांपल के लिए एक और आकृति ले लो। ठीक है, इसके अंदर प्लस के 6 कूलम है और प्लस के 12 कूलम है और माइनस के 20 कूलम है। ठीक है, तो माइनस के 20 कूलम प्लस के 6 और 12, अगर आप टोटल आवेश निकालो तो टोटल आवेश कितना होगा 12 प्लस 6 माइनस का 20। ठीक है, तो टोटल समेशन क्यू कितना आएगा, 12 और 6 होता है 18 माइनस का 20 बराबर ये कितना आएगा माइनस के 2 कूलम। तो 5 कितना निकल कर आएगा इसका, 5 बराबर ये निकल कर आएगा, हमें पता है गाउस के अकॉर्डिंग क्या होता है सिग्मा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस के 2 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, आपकी 5 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से देख लो फटाफट इसको। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, तो वो समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलो अभी अपन को क्या देखना है, जो गाउस के नियम के ना कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, उन बिंदुओं को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है कि गाउस के नियम के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या क्या है। ठीक है, कुछ हम अभी कर लेते हैं, बाकी के हम क्या करेंगे कल कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखो, पहला पॉइंट, या आपको देखो अभी ना इसमें जो आपका ये निकल कर आया ना, क्या निकल कर आएगा, फाइव आपने पढ़ लिया है क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा या ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, कुछ भी लिख सकते हो। ये कितना आ रहा है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप स्पष्ट ये समझ रहे हो, इस वाले एक्सप्रेशन को देखना, अगर समेशन क्यू की वैल्यू अगर 0 हो तो फाइव बराबर क्या आएगा, 0 निकल कर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 तो सब कुछ फाइव बराबर क्या आएगा 0, क्योंकि अगर इसको भूल जाओ सॉरी, फाइव बराबर आपने क्या पढ़ा है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो ऐसे कोई आकृति है, यहाँ माइनस के 2 कूलम है और प्लस के 2 कूलम है। ठीक है, तो टोटल समेशन क्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, प्लस के 2 कूलम माइनस के 2 कूलम, ये कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या आना है समेशन क्यू में 0 आना है। आएगा कि नहीं आएगा 0, जब समेशन क्यू 0 है तो आपको फाइव बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जो आपने यहाँ पे इसको समीकरण डाल रखा है, तो आप देख रहे हो कि समीकरण से स्पष्ट क्या हो रहा है। मान लो ये कोई समीकरण नंबर 1 मान लो, तो उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है क्या कि यदि समेशन q बराबर 0 है तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, मतलब फ्लक्स नहीं गुजर रहा होगा उससे। ठीक है, अच्छा, अगर यदि आपकी समेशन q बराबर पॉजिटिव है और समेशन q बराबर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, अभी आई थी ना, अगर यहां पे इस तरीके से आगे से माइनस के 2 कूलम है और माइनस के 4 कूलम है और प्लस के 2 कूलम है, टोटल जो आवेश आपका आएगा वह कितना आएगा, 4 और 2 हो गए 6, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना माइनस के 4, तो माइनस की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं प्लस का, तो 4 और 2 हो गया 6, 6 में से 2 जाएगा तो प्लस के क्या आएंगे, प्लस का आएगा आंसर 4 कूलम। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है समेशन क्यू, तो इसका मतलब क्या है कि उस पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स है वह निर्गत हो रहा है। क्या हो रहा है, निर्गत हो रहा है, मतलब बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, अगर माइनस आ रहा है
तो जो विद्युत फ्लक्स है वह प्रवेश कर रहा है पृष्ठ के अंदर, प्रवेश कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। अगर अंदर का जो टोटल आवेश है वह कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि हमें पता है जो नेगेटिव आवेश होता है उसमें विद्युत क्षेत्र की रेखा अंदर की ओर आती है। ठीक है, तो यहां पे फ्लक्स क्या करेगा? अंदर की ओर जाएगा, बाहर नहीं आ रहा है, प्रवेश कर रहा है किसमें? इस पृष्ठ के अंदर। तो ये आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर टोटल आवेश 0 है तो कोई भी फ्लक्स नहीं गुजर रहा होगा। अगर आवेश पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक फ्लक्स जो होगा इसका मतलब है कि फ्लक्स निर्गत कर रहा है, और ऋणात्मक होगा फ्लक्स तो इसका मतलब फ्लक्स पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। नेगेटिव है तो प्रवेशित फ्लक्स, पॉजिटिव है तो निर्गत फ्लक्स। ठीक है, तो देखो फ्लक्स का मात्रक पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है आपने? याद रखना फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखो फाई बराबर अपने पास में क्या है? ई एस कॉस थीटा होता है। तो यही से मात्रक निकालेंगे, इसका क्या होता है? न्यूटन अपॉन कूलम, और एस हमारा क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा क्या? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका मात्रक होता है, या हम इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, जब हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा ना शुरुआत में सदिश क्षेत्रफल के साथ में, वहां इसको नोट डाउन कर लेना आपको। ठीक है, जो लास्ट वीडियो जो अभी आपको मिली होगी उसमें मैंने चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तो 4-5 मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को कर लेना है और आगे करने का प्रयास करना है। अभी हम और बीच में एक और वीडियो लेकर आएंगे न्यूमेरिकल्स की, वो न्यूमेरिकल चलते रहेंगे, बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे, आप बस रिवीजन करते रहो साथ के साथ में। ठीक है, अब देखो, अब क्या मैं कह रहा हूं कि गाउस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्या पढ़ने हैं? महत्वपूर्ण बिंदु जो गाउस के नियम से रिलेटेड है। जैसे पहला, जो गाउस का नियम है, गाउस का नियम केवल उन्हीं पृष्ठ के लिए, उन्हीं पृष्ठों के लिए सत्य है। ठीक है, या उन्हीं से हम फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं जो किसका पालन करते हो? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का। ठीक है, अगर व्युत्क्रम वर्ग के नियम का अगर वो पालन कर रहे हैं, या जो क्षेत्र आप निकाल रहे हो जिन क्षेत्रों का, जिन पृष्ठ क्षेत्रफलों का, अगर वह व्युत्क्रम वर्ग के नियम अगर उन पर लागू हो रहा है तो गाउस का नियम क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में नहीं लागू होगा। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होना चाहिए? व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालन होना चाहिए। व्युत्क्रम वर्ग का नियम मतलब क्या है कि देखो आपने कूलॉम का नियम पढ़ा होगा कि क्या होता है? एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर स्क्वायर के। ठीक है, अगर ये नियम लागू हो रहा है, अगर दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो दूरी के ऊपर भी क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है, तो ये गाउस का नियम क्या करेगा? लागू होगा, क्योंकि फ्लक्स के अंदर में क्या आता है? ई आता है। ठीक है, और एस भी आता है। तो जब ई और एस आते हैं उसमें, तो ई तो बल पे निर्भर करता है, नहीं करता है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है कि नहीं होता है? कि जो ई होता है वह भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर स्क्वायर के। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? दूरी के वर्ग के। इसीलिए गाउस का नियम भी क्या होना चाहिए? व्युत्क्रम वर्ग का नियम लगना चाहिए। ठीक है, नया समझ में? दूसरा नियम क्या कहता है, या दूसरा पॉइंट क्या है इसका जो याद रखने योग्य है, कि जो गाउस का नियम है वह निर्वात या माध्यम दोनों पर लागू होता है। ठीक है, चाहे निर्वात हो या वायु। अगर एप्सिलॉन नॉट है तो सिर्फ वायु है, अगर नीचे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? ये निर्वात के लिए हो जाएगा।
जब सॉरी माध्यम के लिए हो जाएगा, जब भी हमारा माध्यम बदल जाए, वायु के अलावा कुछ और माध्यम आ जाए, तो एप्सिलॉन नोट में साथ में एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, वो क्या है, एप्सिलॉन आर। ठीक है, उस माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, अच्छा, और जो इसका तीसरा नियम है, यानी तीसरा जो पॉइंट है, तथ्य है, वह क्या कहता है कि गाउस के नियम के अकॉर्डिंग जो भी पृष्ठ आप लेते हैं, ठीक है, उस पृष्ठ में जो भी आवेश होता है, उस सभी आवेश का जो समेशन किया जाता है, उसमें बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय योग किया जाता है। बीजगणितीय योग का मतलब क्या है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मतलब एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव 2 कूलम है और दूसरी माइनस के 4 कूलम है, तो सिंपली जोड़ते हैं जिस तरीके से अपन जोड़ते हैं, 4 में से 2 को घटाएंगे, चिन्ह बड़े का लगा देंगे, माइनस के 2 कूलम, और इसमें प्लस के 4 कूलम, प्लस के 6 कूलम, माइनस के 2 कूलम, सबको जोड़ना है, 2 4 4 6 2, सबको बीजगणितीय योग के तरीके से करना है। इसमें कोई भी और अपनी तरफ से कोई नियम नहीं लगाना, आवेशों को जो जोड़ा जाता है वह किससे जोड़ा जाता है, बीजगणितीय योग में किया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो फ्लक्स होता है हमारा ई एस कॉस थीटा, ये फ्लक्स कैसी राशि है बेटा, ये फ्लक्स अदिश राशि है। ठीक है, तभी तो फाई बराबर हमारा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है, या हम कहें फाई बराबर इंटीग्रेशन में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आता है। ठीक है, डॉट का मतलब क्या है, अदिश राशि है क्या, फाई, ध्यान में रखना इस चीज को। देखो, गाउस का नियम लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, गाउस का अगर आपको नियम लगाना है तो हमें पता है कि जो आवेश है वो किसी ना किसी पृष्ठ के अंदर होने चाहिए। अगर पृष्ठ के बाहर है तो गाउस का नियम नहीं लग पाएगा भाई। ठीक है, अगर मान लो Q1 Q2 और Q3 ये आवेश है आपके पास में, ठीक है, तो ये आवेश इस तरीके से रखे हुए हैं, अगर ये सिर्फ आवेश दोनों ये किसी पृष्ठ के अंदर है तो सिर्फ इन दोनों से ही गाउस का नियम लगेगा, इस पर नियम नहीं लागू हो पाएगा। मतलब ये जो भी आवेशों से आपको कुल आवेश यानी समेशन क्यू में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अगर आ रहा है तो मतलब क्या है कि तीनों आवेश किसी ना किसी पृष्ठ के अंदर होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, गाउस का नियम लगाने के लिए जितना भी आवेश हमको लेना होता है उसको हम किसी ना किसी एक पृष्ठ के अंदर समाहित कर लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, हम ऐसे पृष्ठ की कल्पना करते हैं इन तीनों आवेशों के चारों तरफ कि जो पृष्ठ इन तीनों आवेशों को क्या कर ले, अपने अंदर में ले ले, उसी पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं। गाउसीय पृष्ठ का मतलब क्या है कि वह पृष्ठ जिसके अंदर वो टोटल क्या है, आवेश समाहित है। ठीक है, अगर वह आवेश टोटल समाहित आ जाए उसके अंदर में तो उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं। ये काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसको हम अपनी तरफ से इमेजिन करते हैं कि हाँ पृष्ठ इस तरीके से है। अब इससे निर्गत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे हम आराम से, क्यू टोटल को जोड़ो और एप्सिलॉन नॉट का क्या कर दो, भाग लगा दो। ठीक है, तो जो गाउसियन पृष्ठ हम बनाते हैं, ठीक है, वो गाउसियन पृष्ठ जो होता है हम अपनी तरफ से चुनाव करते हैं उसका, तो इसलिए हमें सावधानी पूर्वक पृष्ठ का क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। ठीक है, ऐसा पृष्ठ जनरली ले जिसका आप क्षेत्रफल क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो बेलनाकार हो गया, गोलाकार हो गया, या कोई अन्य आकृति हो गया, या वर्गाकार हो गया, या कोई भी और आकृति हो गई, कोई सी भी ले लो आप। ठीक है, बट आवेश उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो जो गाउसियन पृष्ठ जो आप पढ़ रहे हो वो बेलनाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, घनकार भी हो सकता है, ठीक है, और घनाभ भी हो सकता है, या कोई अन्य आकृति भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा प्रश्न ले रहे हैं, बट जो भी प्रश्न लो, जो भी प्रश्न लो उस प्रश्न में सारा का सारा आवेश आना चाहिए, जो भी आप जितने भी आवेश या फ्लक्स को ज्ञात करना चाहते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 आवेश आ रहे हैं तीसरा नहीं आ रहा है, वो भी आना चाहिए। ठीक है,
अब देखो कोई एक और पॉइंट पढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो आवेश है पृष्ठ के अंदर, ठीक है, तो गाउस के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स निकलता है वह इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करता कि आवेश कहां पर है, आवेश केंद्र पर हो, आवेश सतह पर हो, आवेश यहां पर हो या आवेश यहां पर हो, कहीं पर भी हो ये आवेश इस आवेश की स्थिति के ऊपर क्या नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। आवेश कहीं पर भी हो फ्लक्स उतना ही निकलेगा, बस क्या होना चाहिए, वह आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो फ्लक्स है वह इस बात के ऊपर भी निर्भर नहीं करता है कि अगर जो आप पृष्ठ ले रहे हो वह किस आकृति का है। ठीक है, चाहे आप जो नेक्स्ट पॉइंट है 5 ले लो और 6 ले लो, छठवां पॉइंट आप क्या पढ़ सकते हो कि जो गाउसियन पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलता है वह पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, चाहे तो पृष्ठ आपका त्रिभुजाकार हो या वृत्ताकार हो या वर्गाकार हो, सभी से जो फ्लक्स निकलेगा वह निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या फाई बराबर, इससे भी वही फ्लक्स निकलेगा, इससे भी उतना ही फ्लक्स निकलेगा और उससे भी क्या निकलेगा, उतना ही फ्लक्स निकलेगा। आकृति के बदल जाने पर फ्लक्स के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो अब क्या करते हैं अपन, ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं आज अपन इतने ही पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, बाकी के जो पॉइंट्स होंगे उनको अपन कल करेंगे। ठीक है, और कल अपन क्या करेंगे, गाउस के नियम का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे शुरुआत की 2-4 मिनट में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो गाउस के जो नियम के जो तथ्य हैं उन तथ्यों को भी क्या करना है, आपको लिख के याद कर लेना है कि ये गाउस के नियम के जो तथ्य हैं ये क्या कहते हैं। ठीक है, अभी तो हम बहुत सारे तथ्य पढ़ेंगे, कम से कम 10-12 तथ्य हैं जिनको हमें बहुत एक एक नंबर के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर। ठीक है, तो गाउस का नियम क्या है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वह उस पृष्ठ के अंदर में या पृष्ठ के आयतन में जो भी आवेश उपस्थित है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है अकॉर्डिंग टू गाउस। ठीक है, बस इतना है, ये नियम सिर्फ इतना पढ़ना है, जो मैं आपको इतनी देर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो सिर्फ इतना सा है। चाहे आकार आकृति कैसा भी हो, आवेश कहीं पर भी रखा हो कोई मतलब नहीं है, बस वो पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर, इसको बात को नहीं भूलना है, बस आवेश जो होगा वो बंद पृष्ठ के अंदर ही होगा। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी का अपन कर लेते हैं। नोट्स कंप्लीट कर लेना है आपको, नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल गए हैं तो वो आप कर लेना है। ठीक है, चलो।